Welcome everyone to Crack Grade B. So, as we all know, the exams are shifted to June 2020. So, this time we have ample time to study. So, let us start from the today's topic, and today's topic is cash flow statement, which come under the topic of commerce and accounts. So, moving over to the next slide. आज जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे ज़रूरी बात पहले जब जानना ये ज़रूरी है कि कैश फ्लो नाम है इसका। तो कैश फ्लो फ्लो किस टाइप का हो सकता है, या तो इनफ्लो हो सकता है या फिर आउटफ्लो हो सकता है। अब इनफ्लो का मतलब क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या है। इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब है कि हमारे को जब पैसा आता है हमारे पास तो वो इनफ्लो, और हमारे से जाता है तो आउटफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को हमारे को रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट के अंदर। सिंपल, ठीक है। पैसा आएगा तो उसको प्लस कर देंगे, पैसा जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे को देखना है अब कि कैश इनफ्लो कब है और कैश आउटफ्लो कब होता है, ठीक है। तो ये बार हमने इसके अंदर हमने स्लाइड के अंदर हमारे को जैसे देखेंगे तो वैसी कि कैश आउटफ्लो या तो हमारे को एसेट्स या एक्सपेंसेस होंगे तो हमारे को कैश आउटफ्लो होएगा, या फिर कैश इनफ्लो देख लेंगे तो कैश इनफ्लो हमारे को तीन चीज़ों से हो सकता है, या तो कैपिटल या तो लायबिलिटी या तो रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। अब मतलब इन पांच मतलब समझने होंगे हमारे को। अगर पांच का मतलब समझे तो हम समझ सकते हैं कि इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल मतलब जो भी ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो कैपिटल होता है। और अगर वही पैसा अगर बाहर से आ रहा है तो लाइबिलिटी होती है वो, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब जैसे लोन, अगर किसी बैंक से लोन लिया है तो वो अपनी लाइबिलिटी। तो इन दोनों केस में आप देख रहे हो पैसा आ रहा है तो कैश इनफ्लो हो रहा है, तो इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करेंगे, एज एडिशन शो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। और कहाँ से पैसा आ सकता है एक बिजनेस में, ठीक है। एक बिजनेस स्टार्ट किया हमने, उसके अंदर पैसा लगाया एज अ कैपिटल, पैसा पूरा नहीं पड़ा, हमने बाहर से लिया, बैंक से पैसे ले लिया तो वो लोन ले लिया, पैसा आया कैश इनफ्लो, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उससे कमाएंगे भी, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट, उसके अंदर हमारे को उससे भी पैसा आएगा रेवेन्यू से। अब ये तीनों जगह से जो पैसा आ रहा है वो हम लगाएंगे कहीं, ठीक है, बिजनेस में लगाएंगे। तो वही लगाते हैं हम या तो एसेट्स में या तो एक्सपेंसेस में। सबसे पहले एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं कि एसेट्स जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, या फिर कोई कार ली हमने, तो मशीनरी चाहिए होगी बिजनेस में मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो बिजनेस का पैसा कहाँ जाएगा, इन्हीं सब चीज़ों में जाएगा। या फिर डेली के खर्चे होंगे, हमारे को प्रिंटिंग करवानी होगी पेपर की, या फिर हमारे को स्टेशनरी रेंटिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो डेली के खर्चों में जाएंगे। या फिर लॉन्ग टर्म हम बड़े कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देंगे, ठीक है। कहीं हम अपने मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर दी या फिर कार में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इसी तरह से हमारे को कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो समझा। तो कैश इनफ्लो होएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होएगा, प्लस होएगा। और कैश आउटफ्लो होएगा तो क्या होएगा, कैश आउटफ्लो मतलब कैश चला गया तो माइनस होएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। तो अगर हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वो क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी बोलते हैं उसको, ठीक है, एक ही बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब इसके अंदर क्या लिखा है कि इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, तो कैश इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब हमारे को फाइनेंशियल के साथ इसको बैलेंस शीट पीएनएल के साथ उसको देना होता है बना के कैश फ्लो को भी, ठीक है। तो उसमें हमारे को शो क्या करता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि हाउ चेंजेस इन बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं जो कैश को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब बैलेंस शीट में चेंजेस हो रहे हैं काफ़ी सारे, ठीक है। बैलेंस शीट में पिछली बार मेरे पास था 10 लाख की बिल्डिंग, इस बार मेरे 15 लाख की बिल्डिंग है, तो 5 लाख का चेंज हुआ ना मेरे बिल्डिंग में। पर वो क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को उसने किया क्या इफेक्ट, नहीं किया। क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इफेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि कैश तो चेंज नहीं हुआ ना, बिल्डिंग बड़ी तो। अच्छा, हो भी सकता है मैंने एसेट परचेज करा तो कैश तो गया होगा, कैश दे के लिया होगा ना।
तो हमारे को देखना है कि हमने कैश दे के लिया है तो अपना कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट में चेंज आ गया, तो हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट में चेंज जो हुआ है या फिर इनकम स्टेटमेंट में जो चेंज हुए उसके अंदर से सिर्फ वही वाले ट्रांजेक्शन जिसके अंदर हमारा कैश में कुछ इफेक्ट आया है। ठीक है, तो जो कैश में इफेक्ट देते हैं वही लेने हैं। और हमने भी इसको भी आगे भी हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी, अब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखा कि हमारे को कैश आएगा तो प्लस, कैश जाएगा तो माइनस। और मेरे को इसको और एनालिसिस करने के लिए ठीक है, अब हमने देखा था कि पांच चीजें होती हैं जिनसे कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होगा। तो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू से क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है। और कैश आउटफ्लो किससे होता है, एसेट या एक्सपेंसेस से। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये पांच चीजें, इसमें से हमारे को कौन सी बैलेंस शीट में मिलेगी और कौन सी अपने को पीएनएल में मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एसेट्स अपने बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल अपनी बैलेंस शीट में आएगी, लायबिलिटी अपनी बैलेंस शीट में आएगी, और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू अपने क्या आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस और रेवेन्यू और प्रॉफिट ये आते हैं अपने पीएनएल अकाउंट में, और कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स मिलेंगे अपने को बैलेंस शीट में। तो अगर हम इसको देखें, इस वाली स्लाइड में अपने को दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अगर यहाँ पे एनालिसिस करें तो एसेट और एक्सपेंसेस में क्या होता है, एसेट और एक्सपेंसेस में अपना कैश आउटफ्लो होता है और यहाँ पे कैश इनफ्लो होता है। ठीक है, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल में। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या मिलेगा और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में क्या होगा। तो जो भी चीज़ आएगी वो इन पांचों के अंदर क्लब होएगी। ठीक है, तो उससे हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, अपने को कैश इनफ्लो हो रहा है तो प्लस करेंगे, कैश आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस करेंगे। अब उसके बाद भी हमने क्या किया, हमने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में चर्चा की इफेक्ट क्या कर रही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को। उसके बाद हमने देखा कि ना, जो ब्रेक किया हमने उसको, कि हमारे को एनालिसिस करना था उसका, और तो हमने उसको तीन चीज़ों में ब्रेक कर दिया। हमने कैश को देखा कि हमारे को कैश देखना है, पर हमारे को देखना है कि ऑपरेटिंग में कितना कैश आया गया, इन्वेस्टिंग में क्या कैश आया गया, और फाइनेंसिंग में कैश आया गया। तो इन तीनों के अंदर हमारे को देखना है अलग अलग एनालिसिस करके। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसके अंदर तीन बना दिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे को कैश इनफ्लो का अभी भी हमारे वही करना है, कैश इनफ्लो उन्हीं दो चीज़ों से प्लस होएगा। ठीक है, और इन्हीं तीन चीज़ों से प्लस होएगा, और कैश आउटफ्लो उन दो चीज़ों से माइनस होगा। ठीक है, पर अब हमारे को क्या करना है, तीन चीज़ में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि हम अलग अलग उसको एनालिसिस कर सकें। और तो हम समझते हैं कि पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे को मिलती है पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में मिलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में अभी हमने देखा था ना, क्या मिलता है अपने को, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अपने ऑपरेटिंग में आते हैं। तो ट्रांजेक्शन दैट क्रिएट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड थस आर यूज्ड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड लॉस। ठीक है, तो रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो होएगा वो सारा कहाँ यूज होएगा, ऑपरेटिंग के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग के अंदर वो आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हमारे को कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होएगा अपना, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो होएगा वो अपना कहाँ पे आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। उसका कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो क्या करेंगे, हम सब हेड दिखाएंगे। कैश फ्लो के अंदर एक और हेड बनाएंगे जिसका हेड होएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो उसके अंदर हम क्या शो कर देंगे, ट्रांजेक्शन दैट क्रिएट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो पीएनएल से हमारे को मिल जाएगा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं हमारे को मिलती है बैलेंस शीट लॉन्ग टर्म एसेट्स में। ठीक है, एलटीए मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज, एक्वायर प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स और इट एक्सपेंड्स इट्स फैसिलिटीज। तो इन्वेस्टिंग कहाँ होती है, इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म वाली, इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म में हमने कहीं इन्वेस्ट किया, किसी की प्रॉपर्टी ली, जैसे कोई बिल्डिंग ले ली, लॉन्ग टर्म के लिए लिया ना, कोई मशीनरी ले लिया, इक्विपमेंट ले लिया, या व्हीकल लिया, या फिर हमने किसी और की सिक्योरिटीज मतलब किसी और कंपनी को खरीद लिया।
ठीक है, और किसी को कंपनी को खरीद लिया तो उसके शेयर्स ले लिए हमने, तो वो भी अपने क्या आता है, इन्वेस्टिंग में आता है। तो वो अपने को कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के अंदर, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो अब किसी भी कंपनी को लिया, खरीदा, या फिर मशीनरी के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट किया, उसको खरीदोगे तो अपना पैसा जाएगा तो उसके अंदर माइनस हो जाएगा, उसके अंदर हमको बेचोगे तो पैसा आएगा तो उसके अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ के, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ के। अब लास्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल रहा है एसेट्स के अंदर, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, और बैलेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मिलता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर। तो इन्वेस्ट करना कि हमारे बिजनेस ने किसी के अंदर पैसा डाला है, किसी एसेट के अंदर पैसा डाला है, और यहाँ पे है कि अपने पैसा दिया किसने। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ट्रांजेक्शन और बिजनेस इवेंट एट इफेक्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। तो लाइबिलिटीज हमने पढ़ा था, लाइबिलिटीज और इक्विटी कौन सा होता है, लाइबिलिटीज और इक्विटी। तो कैपिटल अपना इक्विटी होता है और लाइबिलिटीज अपना होता है लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह जो भी होते हैं। तो ये जगह है जहाँ से अपने को पैसा आता है। ठीक है, इनफ्लो जहाँ से होता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और एक जगह और से पैसा आता है ना, वो कहाँ से आता है, वो हमारा आता है इनकम में। पर इनकम तो ऑलरेडी हम ऑपरेटिंग में ले चुके हैं ना, तो फाइनेंसिंग में नहीं लेना है। और फाइनेंस करना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए इनकम नहीं है, इनकम तो एक से एक साल की पीएनएल के अंदर लेते हैं। तो अब हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारा एक तो इक्विटी व शेयर होल्डर जो ओनर्स होते हैं वो करते हैं, और हमारे जो लोन लेते हैं वो करते हैं। तो फाइनेंस आता है, तो हमने जब पैसा लिया उनसे, शेयर करते हैं, हम शेयर्स इशू करते हैं और पैसा आता है अपने पास। तो जब वो इशू करेंगे शेयर्स तो पैसा आएगा, और जब हम उनको वापस कर देंगे वो शेयर्स, तो उनको पैसे वापस देंगे, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास पैसा चला जाएगा। तो तीन चीज़ों में हमने डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करेंगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखो, इन्वेस्टिंग से लिखो, फाइनेंसिंग से लिखो। अब हमारे को क्या पता चलेगा कि कितना कैश इनफ्लो, नेट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, कितना आया और कितना गया है। ठीक है, अभी ये तो पूरे साल के बीच का है कि कितना आया गया। अब बिगनिंग में भी कुछ पड़ा होगा, है ना, तो उसके अंदर हमने ऐड किया बिगनिंग में। तो अगर हम बिगनिंग वाला कैश, हमारे पास बिगनिंग में 50 रुपये पड़े थे, और हमारे पास क्या हुआ, हमने साल के अंदर पूरा नेट में 20 रुपये खर्चा कर दिया। ठीक है, मतलब इनकम भी हुई और हमारे को एक्सपेंसेस भी हुए, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, तो -20। हमने क्या किया था, 50 रुपये बिगनिंग में पड़े हुए थे, माइनस भी ज़्यादा खर्चा हो गया, इतनी इनकम नहीं हुई थी इस साल। तो हमारा 50 तो हम ओपनिंग में से यूज़ करेंगे ना, तो 50 - 20 एंड में कितना बच जाएगा कैश एंड इक्विवेलेंट, 30 रुपीज़। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे, तीन में एनालिसिस करके, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर नेट हमारे को मिल गया। उसके बाद हम बिगनिंग से उसको एडजस्ट करके हमारे को एंड आ गया। तो ये फॉर्मेट होता है हमेशा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी फॉर्मेट में बनता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट आपको देखना होगा, तो ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, तो उसके अंदर आपको डिटेल में इसको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कब आएगा, और कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कब होएगा। तो कैश, अभी आपने जहाँ तक पढ़ा है यहाँ तक आपको क्लियर है, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं 2 मिनट का ब्रेक लेके। हाँ जी, तो अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करते हैं अपना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है अपना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो बिजनेस पे ऑपरेट जिस लिए कर रहे हैं हम, तो किसी पर्पज़ के लिए ऑपरेट कर रहे होंगे हम, है ना। तो हमारा कोई बिजनेस का पर्पज़ होगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम बिजनेस में, तो हम गुड्स बना रहे होंगे। ठीक है, गुड्स बना रहे होंगे तो गुड्स को आगे बेचेंगे भी, जैसे गारमेंट्स बना रहे हैं, गारमेंट्स को आगे बेचेंगे भी। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई सर्विस कर रहे हैं या फिर गुड कर रहे हैं, तो वो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होएगा। तो उससे कुछ भी कमाई होएगी अपनी, तो हमारा किस में आएगा, कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा। प्लस अगर रॉयल्टी, फीस, कमीशन या फिर अदर इनकम हो रही है, जैसे रॉयल्टी हमने किसी और को अपना अपना फॉर्मूला दे दिया बनाने का गुड्स को, तो रॉयल्टी अपना ऑपरेटिंग से इनकम आ रही है, कमीशन आ रही है सेल पे, तो अपना क्या आ जाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा।
ऐसी इसको कैश आउटफ्लो को देखने के लिए जो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस उसके बाद अगर और क्या आउटफ्लो जा सकता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब सैलरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे होंगे ना, सर्विस किसी को दे रहे हैं हम कस्टमर को, तो अपने एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे ना सैलरी देने के लिए, तो इसको जनरेट करने के लिए जो भी आउटफ्लो हो रहा है वो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम सप्लायर, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तभी तो मैन्युफैक्चर करके गुड सेल कर रहे हैं ना, तो वो अपना आउटफ्लो। वैसे ही पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हमारा टैक्सेस लगते हैं अपनी इनकम के ऊपर, तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं चल के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम ये फॉर्मेट देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस समझो पहले। नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, मतलब रेवेन्यू भी इंक्लूड है इसके अंदर, एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है। प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा, जितना कमाया उसमें से कितना खर्च दिया उससे या प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। ठीक है, या तो मुनाफा आएगा या फिर हमारे को लॉस में चले जाएंगे हम। तो हमारे को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है हमारे को ये पीएनएल से मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगा, तो उसको हम ले लेंगे, पर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। टैक्स को माइनस करे बिना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस करे बिना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब थेफ्ट हुआ कोई कैश का, कैश थेफ्ट हुआ या फिर कोई आग लग गई, तो उसको माइनस करे बिना हमारे को नेट प्रॉफिट लेना है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला करना वही है, कैश इनफ्लो मतलब प्लस माइनस, पर अब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सारे लेने हैं, तो रेवेन्यू साइड में हमारे को मेनली सब मिल जाएंगे, तो हमने इसलिए, और एक्सपेंसेस भी अपने ऑपरेटिंग के जो खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग के होते हैं, तो निकालने के लिए हमने नेट में ही ले लिया उसको, सिर्फ यही किया अभी हमने यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेते हैं। अभी जो एक्सपेंसेस के अंदर जो हमने इसके अंदर नेट लिया है, अब इसके अंदर जो एक्सपेंसेस माइनस होंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो है, तो एक्सपेंसेस जो माइनस हुए हैं उसके अंदर कुछ नॉन कैश आइटम भी थे। नॉन कैश आइटम भी थे, कैसे थे, अब एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन भी था, गुडविल भी थी, गुडविल रिटर्न ऑफ भी थी। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के अंदर कैश तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, वो तो एसेट की डिग्रेडेशन होती है जो हम डालते हैं ईयरली। तो एसेट की डिग्रेडेशन हमने डाली कि एसेट थोड़ा खराब हो गया तो डेप्रिसिएशन हमने उसका डाल दिया, गुडविल राइट ऑफ कर दी हमने, तो उसके अंदर कैश में तो हमारा कोई डिडक्शन हुआ ही नहीं था ना, कैश तो कम नहीं हुआ था। तो उसके जो नॉन कैश आइटम्स हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस में ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। वैसे ही नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, जैसे इंटरेस्ट, हमने किसी को इंटरेस्ट दिया। ठीक है, इंटरेस्ट किस पे देते हैं, लोन के ऊपर, हमने लोन लिया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो वो ऑपरेटिंग के रिलेटेड नहीं है। लोन लेना तो आपने देखा था फाइनेंसिंग होता है, किससे लोन मिलता है तो हमारे को। हाँ जी, तो अब हम समझते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहाँ से होंगी, या तो हमारे को इन्वेस्ट हमने किया प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी मतलब कोई बिल्डिंग ले ली, या फिर कोई प्लांट ले लिया पूरा, या फिर इक्विपमेंट ले ली, या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कर ली। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोले तो कि हमने किसी बिल्डिंग, किसी कंपनी के हमने शेयर्स ले लिए, शेयर्स ले लिए किसी कंपनी के, तो वो हमारे को क्या देंगे, हमने हमारे को डिविडेंड देंगे। ठीक है, किसी कंपनी में शेयर लेते हैं तो वो हमारे को क्या देगा, डिविडेंड देगा। या फिर हमने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, लोन दिया है हमने किसी को पैसे दिए हैं, तो पैसे दिए हैं, लोन दिया, तो वो हमारे को क्या देगा, इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टिंग मतलब किसी के बिजनेस में हमने पैसा डाल दिया, चाहे तो शेयर लेके डाला या फिर हमने क्या किया, उसको लोन दे दिया, तो उससे हमारे को इंटरेस्ट आएगा, इनकम या फिर डिविडेंड आएगा। वैसे ही अगर प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसी को हम अगर सेल करते हैं तो उसको हमारे को कैश इनफ्लो हो जाएगा, अगर परचेज किया तो हमारा क्या होएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को सेल किया तो अपना कैश इनफ्लो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं अपनी, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका अब कैसे होता है, इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आपको पता है, परचेज किया फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग खरीदी तो माइनस होएगा, कैश में खरीदेंगे तो माइनस, कैश चला गया अपने पास से। वैसे ही अगर फिक्स एसेट्स को सेल किया तो कैश आ गया तो प्लस हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अगर हम परचेज करते हैं तो अपना कैश जाएगा।
ठीक है। अगर किसी कंपनी में शेयर खरीदे या सिक्योरिटीज खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, तो उसके अंदर से अपना क्या होएगा, माइनस होएगा अपना, और अपना जो है कैश जाएगा, हमने शेयर खरीदे, किसी को पैसे देंगे, तो वहीं पे अगर हम उससे हमारे इंटरेस्ट या डिविडेंड आता है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और क्योंकि उससे हमारे को पैसे आएंगे, इंटरेस्ट डिविडेंड आएगा, तो इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव होएगा तो अपने को ऐड करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम समझें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। फाइनेंस मतलब किसी ने हमारे को पैसे दिए, इन्वेस्टिंग में हम पैसे दे रहे थे, फाइनेंसिंग में हमारे को पैसे मिल रहे हैं। तो फाइनेंसिंग में पैसे कैसे मिलेंगे, या तो हमारे को इशू करेंगे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू करे तो उससे हम अपने को पैसे आएंगे। वही शेयर्स इशू करके जो हमने पैसे लिए थे तो उनको रिडेम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, या फिर बाय बैक करेंगे इक्विटी शेयर्स का, तो अपने पैसे चले जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ को लिंक करो आप। ठीक है, वही प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डेब्ट्स एंड बॉन्ड, तो डिबेंचर्स हम किसी को इशू करेंगे तो पैसे आएंगे, लोन किसी से लेंगे तो पैसे आएंगे। वहीं पे अगर रिडेम्पशन कर देंगे डिबेंचर्स का तो पैसे चले जाएंगे। लॉन्ग अगर डेब्ट्स को पेमेंट रीपेमेंट कर देंगे तो वो पैसे चले जाएंगे। वैसे डिविडेंड पे करेंगे लोन के ऊपर, शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करेंगे या फिर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे तो अपने पैसे जाएंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स आता है, तो इससे क्या आएगा, अपने पैसे आएंगे तो ऐड बाय बैक करेंगे वही शेयर्स को, तो अपना क्या आएगा, तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि पैसे दे देंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में पैसे डिबेंचर वापस कर दिए तो अब माइनस कर देंगे उसको। लॉन्ग टर्म बोरिंग करी, लोन लिया तो हमारे को एडिशन हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे। वहीं पे रीपेमेंट कर दिया तो माइनस होंगे। उसके ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड दिया तो अपना क्या रहेगा, उसको माइनस होएगा। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट डिविडेंड यहाँ पे भी आया था, इंटरेस्ट डिविडेंड पर यहाँ पे हमने किसी को पैसे दिए थे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड आया था, तो वो जाएगा इन्वेस्टिंग में। यहाँ पे इंटरेस्ट डिविडेंड पे कर रहे हैं क्योंकि हमने पैसे किसी से ले रखे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इतना ही है। और इसमें भी कोई डाउट आए तो आप देखो और आप पूरा एक बार देखो, फिर उसके बाद हम कुछ अब क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक बार आप देखो। हाँ जी, तो अब इसके अंदर ये है अपना क्वेश्चन कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे को इसको क्लासीफाई करना है इन तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर, या फिर ये वो कैश है होगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, तो अब कुछ हम लेते हैं क्लास में और उसके बाद आप बाकी सब ट्राई करेंगे, इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी और ये पूरी स्लाइड आपको मिल जाएगी, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है, सब कुछ इसके अंदर डिटेल मेंशन है। तो हम कुछ रैंडमली उठाते हैं, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी हमने यहाँ पे देखा था। परचेज ऑफ फिक्स एसेट क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, तो यही इसको सेल किया तो ये माइनस होएगा इन्वेस्टिंग के अंदर, ये प्लस हो रहा था इन्वेस्टिंग के अंदर, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अगर हमने यहाँ पे देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पेड, ये भी हमने देखा था, सैलरी किसी को देखी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पे देखो इनकम टैक्स पेड भी क्या हो जाएगा, अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखो, आगे देखो ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑन ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है, इन्वेस्टमेंट्स में। तो ब्रोकरेज कुछ पे किया, कैश इफेक्ट हुआ, तो वो भी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज किसी की खरीदी तो कहाँ पे जाएगा, सिक्योरिटीज शेयर्स खरीदते हैं वगैरह, आपको पता है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, अब हमने रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पे किया तो कहाँ आया था, ऑपरेटिंग में। रिफंड होएगा तो कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इसके आंसर की भी यहाँ पे दे रखी है तो आपको कोई इशू नहीं है, यहाँ से आंसर की देखो, कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन टू देखते हैं। क्वेश्चन टू का ये हम ए पार्ट लेते हैं और आप बाकी सारे देखिएगा। ठीक है, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 50,000 ड्यूरिंग द ईयर।
हमने कमाया ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ठीक है। और डेटर अमाउंट ऑफ डेटर्स इन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर इज 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो डेटर्स बिगनिंग में 10,000 थे और एंड में थे 20,000, ठीक है। देन द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी इक्वल टू, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमको कैश बताना है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट पे चलते हैं। तो नेट प्रॉफिट हम लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 50,000, ठीक है। 50,000 में अब हमारे को ये है होता है डेटर्स, हम देख रहे हैं करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स हम एडजस्ट करते हैं उसके अंदर। तो करंट एसेट्स को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम देखते हैं करंट एसेट्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं। अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस और डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो 10,000 से 20,000 हो रहे हैं डेटर्स, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस। तो 50,000 माइनस 10,000, जितना भी इंक्रीज हुआ है हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000, तो ऐसे ही आपको आगे देखना है। ये वाले क्वेश्चन भी सेम है, तो ये इसको देखना है, इंक्रीज और करंट एसेट्स जो होते हैं वो माइनस होते हैं और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज वो क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्वेश्चन करना है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि ऐड होएगा या माइनस होगा इसके अंदर। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हुआ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने इसको इंक्रीज इन, यहाँ पे क्या होएगा, ऐड होएगा, ठीक है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पेटेंट्स, अब देखो पेटेंट जो होते हैं ना वो करंट लायबिलिटीज नहीं होते और करंट एसेट्स भी नहीं होते, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसका कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। पेटेंट में इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, पेटेंट खरीदे हमने कहीं किसी के, तो इन्वेस्ट किया ना कहीं पे, तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, यहाँ पे तो आना ही नहीं है। तो जो यहाँ पे नहीं आएगा, जो नॉट टू बी कंसिडर है, हमारे को वहाँ पे लिखना था नॉट टू बी कंसिडर, तो उसके लिए हमारे को लिखा था एनसी, तो हमने यहाँ पे एनसी, यहाँ पे हमने कंसिडर किया ही नहीं पेटेंट को, ठीक है। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी पहचानो पहले, फिर उसको देखो कि इंक्रीज डिक्रीज क्या होएगा उसका, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो इसके बाद इसके सॉल्यूशन सारे दे रखे हैं, सॉल्यूशन नंबर 3 के अंदर आपको सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं, कौन सा आपको कंसिडर करना है कौन सा नहीं करना, तीनों के सॉल्यूशन आपको देने हैं, तो आप तीनों को ट्राई करो, कोई डाउट होए तो आप पूछिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, हम आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। कोई भी डाउट्स आए तो आप पूछ सकते हो, ये आपको पीपीटी भी मिल जाएगी। तो और अगर आपको और क्वेश्चंस ट्राई करने हो तो आप मुझे बताइएगा, और इसको एक बार पूरा समझ के और पूरे डाउट्स क्लियर करिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड कीप वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।